ठीक है। तो अभी देखो, हमने कल जो भी ट्राई किया था ना, वहां पे क्या किया था, एक ही पेज में सारे कंपोनेंट डाले थे हमने। ठीक है, एक ही फाइल में डाले थे। तो जब बड़े बड़े कंपोनेंट होते हैं तो एक फाइल में डालना, एक फाइल में सबको रखना, वो तो इजी नहीं होता है। तो हम मल्टीपल फाइल्स में कंपोनेंट रख सकते हैं और एक दूसरी फाइल में से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ना, ये app.js की फाइल है, यहाँ पे इसने प्रोफाइल का कंपोनेंट बनाया। प्रोफाइल में क्या है, इमेज है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोफाइल 3 बार रीयूज किया है इन लोगों ने। तो अब क्या करेंगे, ये प्रोफाइल का जो कंपोनेंट है ना, वो दूसरी फाइल में से लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो दूसरी फाइल यहाँ पे बनाई, ये गैलरी की फाइल बनाई पूरी। ठीक है, इन लोगों ने ये पूरा जो ऐप का कंपोनेंट था, ये पूरा यही दूसरी फाइल में भेज दिया है। ठीक है, ये पूरा सेक्शन का कोड कहाँ, गैलरी में आया। और app.js में क्या लिखा है, सिर्फ गैलरी लिखा है, और गैलरी यहां से इस तरह से इंपोर्ट करते हैं हम। ओके, इंपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेम्ड इंपोर्ट और एक होते हैं डिफॉल्ट इंपोर्ट, मतलब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, किसी भी फाइल में से सिर्फ एक ही चीज को एक्सपोर्ट करनी है, मतलब पूरी की पूरी फाइल अगर एक्सपोर्ट हो रही है, ऐसा मान सकते हैं। एक्चुअली एक्सपोर्ट क्या हो सकता है, क्लास एक्सपोर्ट हो सकता है, फंक्शन एक्सपोर्ट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल एक्सपोर्ट हो सकता है। जहां पे वैल्यू होल्ड करते हैं वो कोई भी वैल्यू एक्सपोर्ट हो सकती है। जो अपना डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, वहां पे क्या होगा, कोई भी एक वैल्यू पेज से एक्सपोर्ट हो रही होगी, और उसको कहीं पे भी इंपोर्ट करेंगे, वहां पे फर्क नहीं पड़ता कि पेज से आपने क्या एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, पेज में आप उसको नाम दो ना दो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप नेम्ड एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो जो भी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, उसको कुछ नाम देते हो आप। फिर उसको जब भी आप यूज करोगे तो उसको नाम से यूज करोगे। और नेम्ड एक्सपोर्ट से हम मल्टीपल चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ऐप बन चुका है। इसको हम कर देंगे स्टार्ट और देखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे npm स्टार्ट लिख के ये स्टार्ट हो जाएगा। देखो, ये रिएक्ट ऐप वाला प्रोजेक्ट है जहां पे app.js रूट में आता है। ठीक है, हमने नेक्स्ट वाला जो देखा था ना, वहां पे क्या था, पेजेस का एक फोल्डर था, वहां पे मल्टीपल पेजेस अपने आप बन जाते, मतलब बन सकते थे। यहाँ पे मल्टीपल पेजेस नहीं होते हैं, सिंगल पेज होता है। ठीक है, app.js ये सिंगल पेज है, इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन ही कहते हैं। तो जो भी है पूरा एक ही कंपोनेंट है, हमेशा एक ही कंपोनेंट रहेगा ये। डिफॉल्ट चीजें हटा देते हैं, app.css की स्टाइल हटा दी, index.css की स्टाइल हटा दी। ठीक है, अभी अपने पास div है, उसके अंदर नेम है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हेलो, हेलो आ रहा है। ठीक है, अभी भी क्या है, ठीक है, चलो ये जूम हो रखा है इसलिए बड़ा दिख रहा है। अभी क्या बना रहे थे हम, वो कार्ट वाला एक हमने बनाया ना, मतलब जो जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो प्रोडक्ट लिस्ट वाला बनाया हमने। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कहीं पे भी एक फाइल बना दूंगा, उस फाइल को क्या बोलूंगा मैं, प्रोडक्ट आइटम डॉट जेएस। ठीक है, इसको जेएस एक्सटेंशन होता है, या तो जेएस एक्स एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। जो भी रिएक्ट का कंपोनेंट हो उसको जेएस एक्स बोला जाता है, उसके अंदर जेएस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, फंक्शन, जो फाइल का नाम हो वही फंक्शन का नाम रखना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, जब भी आप नया कोई भी कंपोनेंट बना रहे हो, बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे हम, एक फाइल में एक ही कंपोनेंट रहेगा। कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट हैं तो उसको ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक फाइल में एक ही कंपोनेंट रहेगा, और वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा, और उसका कंपोनेंट का नाम, जो कि फंक्शन का नाम है, और फाइल का नाम सेम रहना चाहिए। ठीक है, और यहां पे एक और रूल भी है कि कोई भी रिएक्ट ऐप का कंपोनेंट हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा, पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए। यहां पे कर देते हैं रिटर्न, रिटर्न में अंदर डिव बना दिया, और क्या लिखेंगे, इमेज सीधा लिख देता हूं। ठीक है, इसको हमें करना है एक्सपोर्ट पहले। तो एक्सपोर्ट करने के लिए लिखना होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट आइटम। ठीक है, हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जब भी करते हैं तो ऐसा लिखते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट आइटम। प्रोडक्ट आइटम फंक्शन हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, क्लास हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब इसको जब इंपोर्ट करेंगे हम, तो लिखेंगे इंपोर्ट। अब जब भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रखा हो ना, तो यहां कुछ भी नाम दे दो, मैं यहां पे बोल दूं ए, फर्क नहीं पड़ता, फ्रॉम
फाइल का नाम, ठीक है, फाइल लोकल हो तो डॉट स्लैश, और अगर पॉसिबल है कि फाइल आपके पैकेजेस में से आ रही हो तो वहां पे डॉट स्लैश नहीं लगेगा। डॉट स्लैश का मतलब लोकल में से फाइल ले रहे हैं हम, लोकल मतलब इसी प्रोजेक्ट में से। और फिर प्रोडक्ट आइटम, ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है, एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। ए हमने डिफाइन कर दिया, अब ए नाम के कंपोनेंट को हम रेंडर कर सकते हैं। इसको मैं खोलूंगा तो इमेज आ गया, ठीक है। इसको मैं प्रोडक्ट आइटम के नाम से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता हूं, ए के नाम से इंपोर्ट कर सकता हूं, किसी भी नाम से इंपोर्ट करूं, ये चलने वाला है, क्योंकि ये हुआ है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब फाइल में सिर्फ एक ही चीज है जो एक्सपोर्ट हुई है, इंपोर्ट करते वक्त कोई भी नाम रख सकते हैं और सीधा सीधा इंपोर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ एक्सपोर्ट। फिर यहाँ पे F12 करके अंदर चले जाएंगे। अभी अंदर हमारे पास क्या क्या होना है, एक तो इमेज रखना है, नीचे टाइटल रखना है उसका प्रोडक्ट का, और नीचे कुछ और डिस्क्रिप्शन भी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग कंपोनेंट में डालेंगे और छोटे छोटे कंपोनेंट बनाएंगे इनके। इसके लिए क्या करूंगा, मैं एक और फाइल बना दूंगा, प्रोडक्ट आइटम कंपोनेंट्स डॉट टीएसएक्स, ठीक है। मैंने इसका नाम रखा है प्रोडक्ट आइटम कंपोनेंट्स, मतलब इसके अंदर कुछ मल्टीपल कंपोनेंट्स होने वाले हैं। तो पहला कंपोनेंट बनाऊंगा मैं फंक्शन, और इसको बोलूंगा प्रोडक्ट इमेज रिटर्न img src, और इसको कर दिया बंद, ठीक है। दूसरा फंक्शन बना देता हूं मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। हमेशा कंपोनेंट को जो नाम देते हो वो नाम रिलेवेंट देना है, ठीक है। और इस तरह से देना है ताकि इनका ग्रुप बना जा सके। जैसे हम प्रोडक्ट आइटम की बात कर रहे हैं ना, तो उसके जो भी उसके रिलेटेड कंपोनेंट है उसमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट का ऐसे मेंशन करना सही रहता है, ताकि वो एक ग्रुप ग्रुप बन जाते हैं। और जब भी हमें उसको फाइंड करना होता है, हमें देखना होता है कि कौन से कंपोनेंट रिलेटेड हैं, तो फाइंड करने में आसानी रहती है, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या लेंगे हम, H6 ले लेंगे। दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट, ठीक है। और तीसरा क्या लगाएंगे, ऑफर वाला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफर। और ऑफर में क्या कर देंगे हम, रिटर्न करेंगे ऑफर में पेन 100% ऑफ, ठीक है, फ्री में मिल रहा है प्रोडक्ट। और अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट आइटम का कंपोनेंट है। हम क्या करेंगे, एक इमेज ले लेंगे कहीं से, ठीक है। देखो ये इस टाइप का जो इमेज कॉपी हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, बेस 64, ठीक है। इसको बेस 64 बोलते हैं, या तो डेटा यूआरआई बोलते हैं, ओके। ये क्या होते हैं, ये यूआरएल से नहीं आते, लेकिन इटसेल्फ बेस 64 इमेज होता है इसमें। ये भी एक वैलिड यूआरआई होता है, यूआरएल भी कहते हैं इसको, लेकिन ठीक है चलो। अभी देखेंगे तो हमारा कुछ रेंडर नहीं हो रखा है, क्योंकि प्रोडक्ट आइटम में कुछ लिखा नहीं है हमने। अब यहाँ पे हमें तीनों चीजें लेके आनी है, ठीक है, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट ऑफर। तो अब हमें इनको करना है एक्सपोर्ट, ठीक है। और हम कौन सा एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं सिर्फ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट लिखूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो इन तीनों में से कोई भी एक ही कर पाऊंगा, सारे नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मुझे सारे करने हो तो मुझे लिखना है एक्सपोर्ट और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब हम एक ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या कर रहे थे, हम सीधी सीधी वैल्यू को एक्सपोर्ट कर रहे थे। और जब हम ये कर रहे हैं नेम्ड एक्सपोर्ट, तो इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट पूरा एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की पहली की का नाम रखेंगे प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट ऑफर, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो सिर्फ ना इतना ही लिखा है, सिर्फ एक ही की लिखी है, प्रोडक्ट इमेज लिख दिया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख दिया। लेकिन असल में इसका मतलब यही होता है कि प्रोडक्ट ऑफर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफर। ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो बीच में कॉलन होता है ना, लेकिन जावास्क्रिप्ट में एक शॉर्ट सिंटेक्स भी अवेलेबल है। सॉरी ये डुप्लीकेट है, कोई नहीं, इसको बाद में देखेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, अगर मुझे इसको दूसरे नाम से एक्सपोर्ट करना हो तो मैं बोलूंगा PI कॉलन। वैसे ये हो जाना चाहिए, लेकिन क्या प्रॉब्लम है इसको,
कैन नॉट फाइंड नेम PI। इसको मैं बताता हूं बाद में, ठीक है। एक्सपोर्ट, हमने 3 चीजें एक्सपोर्ट कर दी। अब इनको जब इंपोर्ट करना है तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, प्रोडक्ट इमेज ऐसे लिखेंगे ना तो सजेशन आ जाएगा, ठीक है। टैब दबाना है तो सजेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखो इसने इंपोर्ट अपने आप कर लिया, और कैसे किया है, इंपोर्ट इसके बाद कर्ली ब्रेसेस फ्रॉम आइटम कंपोनेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट आइटम कंपोनेंट्स, अभी ये क्या बोल रहा है, इसको कुछ एरर आ रही है, कैन नॉट रिजॉल्व। देखते हैं, मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। ये एक एक्सपोर्ट का तरीका था, दूसरा एक्सपोर्ट का तरीका ये है, सीधा सीधा यहीं पे एक्सपोर्ट लिख दो। Ctrl+C फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने पूरा जो ऐप था उसको फिर से रिस्टार्ट किया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई रिस्टार्ट करने पे वो इंपोर्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही प्रॉब्लम है। इंपोर्ट प्रोडक्ट इमेज, एक दूसरा कंपोनेंट ट्राई करते हैं, test.tsx। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, मेरे से यहाँ पे गलती ये हो गई है कि मैंने इसका नाम जो रखा है वो TSX रखा है, क्योंकि मैं टाइपस्क्रिप्ट में काम करता हूँ तो आदत हो गई है TSX रखने की, जबकि इसका नाम होना चाहिए JSX, ठीक है। जब टाइपस्क्रिप्ट का कंपोनेंट होता है तो उसका नाम TSX रखते हैं। अभी ये एक्सपोर्ट हो चुका, और मैंने जो नीचे भी लिखा था ना एक्सपोर्ट वाला, ये क्या लिखा है, नहीं रीनेम नहीं करना है, ये भी अभी चलना चाहिए। ओके, ये इमेज आ गया। अब नीचे लिखूंगा और भी चीजें। दूसरी चीज क्या थी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट ऑफर, ठीक है। ये देखो 3 चीजें एक ही लाइन में इंपोर्ट हो गई, ठीक है। और ये कैसे हुई है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर। तो ये होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। यहां से हमने एक्सपोर्ट किया था जो चीज, उसका नाम था प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो वो इंपोर्ट भी कैसे होगी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ही नाम से। उसको दूसरे नाम से इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसको मैं एस लगा दूंगा या कुछ भी लगा दूंगा तो वो वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ही हमने ऑब्जेक्ट किया है, और ऑब्जेक्ट की कीज जो होती हैं, जो फील्ड होते हैं ऑब्जेक्ट के, उनका नाम सेम रहना चाहिए। ओके, दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट, 100% ऑफ। इसको मान लेते हैं ये हमारा कंपोनेंट बन चुका है, ठीक है। चलो, अभी क्या करते हैं ना, ये कंपोनेंट में हमें ऐड टू कार्ट का बटन डालना है, और जब भी ऐड टू कार्ट क्लिक हो जाए ना, तो वो ऐड टू कार्ट का बटन बदल के होना चाहिए कि भाई चेकआउट, ठीक है। नॉर्मली यही होता है ना, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ऐसे चेकआउट वाला बटन आ जाता है। मैं यहाँ पे करूंगा, एक बटन लिख दूंगा, ऐड टू कार्ट, ठीक है। इसको मैं नीचे लाने के लिए एक BR लगा देता हूं। तो जब भी इसकी क्लिक हो, बटन की क्लिक, तो हमें क्या करना है, इसकी जगह कुछ और रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे यूज होगा स्टेट, ठीक है। अभी ये क्या था, डिफॉल्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन है कैसे कैसे कर सकते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, नेम्ड एक्सपोर्ट में सिर्फ एक्सपोर्ट लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये जो लगाया हुआ है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कहाँ किया है हमने, प्रोडक्ट आइटम में, ये मैंने नीचे लिखा है, इसकी जगह मैं इसको ऊपर भी लिख सकता हूं एक ही लाइन में, तो भी ये काम करेगा सेम ही। और इन छोटे छोटे एक्सपोर्ट में भी यहाँ एक्सपोर्ट लगा सकते हैं, नीचे ऐसे ना लिखना हो तो, जो भी चीज को एक्सपोर्ट करना है उसके आगे एक्सपोर्ट लगाओ। ओके, ये क्या लिखा है, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग मल्टीपल कंपोनेंट फ्रॉम सेम फाइल, ये नेम्ड एक्सपोर्ट वाला था पूरा। ट्राई आउट सम चैलेंजेस, स्प्लिट द कंपोनेंट्स फर्दर, ठीक है। अभी ये क्या लिखा है, राइटिंग मार्कअप विथ JSX। तो JSX के साथ स्टाइलिंग वगैरह कैसे लिखनी है, ये इसी के बारे में बता रहा होगा। जावास्क्रिप्ट इन JSX, पासिंग प्रॉप्स, कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है। हम यहाँ पे ये कंडीशनल कंडीशनल रेंडरिंग जो है ना, इस पे हमें बात करनी है, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है, ऐड टू कार्ट कब होना चाहिए, जब कार्ट में आइटम नहीं है,
जैसे ही आइटम कार्ट में आ गई, ऐड टू कार्ट नहीं होना चाहिए और दूसरा बटन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दो यूआई कंपोनेंट हैं जो कंडीशनली रेंडर होने वाले हैं। दो की जगह मल्टीपल यूआई कंपोनेंट हो सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली कंडीशनल रेंडरिंग में स्टेट का यूज होता है और उसी चीज से डायनामिसिटी आती है। अगर कोई भी चीज डायनामिक बनानी है रिएक्ट में तो कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे। ओके, कंडीशनल रेंडरिंग करने के लिए मैं तो पहले ऑलरेडी दो बटन रख देता हूं। ठीक है, दूसरा है चेकआउट, और इस बटन को क्या करता हूं मैं, थोड़ी स्टाइल दे देता हूं, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड ग्रीन। ठीक है, चलो अब मुझे क्या करना है, दोनों में से एक ही बटन दिखना चाहिए। तो देखो ये कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, दोनों में से एक दिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बुलियन वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अगर कोई और कंडीशन होती हम वेरिएबल का टाइप अलग रख सकते थे, लेकिन हम बुलियन यूज कर सकते हैं फिलहाल। और हमें यूज क्या करना है, स्टेट। तो स्टेट यूज करने के लिए ये सिंटेक्स होता है हमारा, कॉन्स्ट लिखना होता है। ठीक है, और फिर करने होते हैं एरे वाले ब्रैकेट्स। और इसमें पहली चीज आएगी, जो भी वेरिएबल का नाम रखना होगा आपको, आप वेरिएबल का नाम हम क्या रखेंगे, इज एडेड टू कार। ठीक है, और कॉमा करके आपको यहां पे दूसरा एक फंक्शन रखना है, सेट एडेड टू कार। ठीक है, ये दो चीजें आ गई, और ये कहां से आएंगी, यूज स्टेट में से। ठीक है, यहां पे यूज स्टेट लिखा, यूज स्टेट के अंदर यूज स्टेट फंक्शन है, उसके अंदर हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फॉल्स। ओके, और यूज स्टेट कहां से आता है, रिएक्ट में से इंपोर्ट होता है। ये रिएक्ट क्या है, रिएक्ट पैकेज है जो हमने एनपीएम का यूज करके, हमने नहीं किया है लेकिन ऑलरेडी इंस्टॉल होके आया है। फ्यूचर में हम कुछ और पैकेज इंस्टॉल करेंगे, तो एनपीएम से जो भी इंस्टॉल करते हैं उसको अगर यूज करना हो तो सीधा सीधा पैकेज का नाम लिखना होता है। तो हमारा यूज स्टेट यहां से आ गया। यूज स्टेट में हमने यूज स्टेट करके डिफॉल्ट वैल्यू अंदर डाली, और इसका जो भी रिटर्न वैल्यू था वो एक एरे होता है। ठीक है, और एरे को हम इस तरह से असाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं सीधा सीधा पहले एरे फॉर्मेट में दिखा देता हूं, ARY वैल्यूज, और इसको कर देते हैं console.log। इसको खोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो ये ARY वैल्यूज को कंसोल लॉग किया था, इसमें क्या आया था, पहली चीज 0 नंबर पे फॉल्स आया था और 1 नंबर पे एक फंक्शन आया था। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ऑप्शन देता है कि एरे के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं उसको एक वेरिएबल में सीधा सीधा असाइन करना। तो ये उसका सिंटैक्स है, एरे है और एरे को क्या दे दो, मतलब एरे के जो लेफ्ट साइड है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट कर लो। पहले जो भी वेरिएबल का नाम रखोगे उसमें 0 वाली आइटम असाइन हो जाएगी, दूसरा जो नाम रखोगे उसमें 1 वाली, तीसरा, ऐसे चलता रहता है। इसको कहते हैं डी डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग। ये एरे और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ काम करता है, हम ऑब्जेक्ट के साथ एरे के साथ देखेंगे। तो अभी देखो मैं इसको लॉग किया मैंने कि भाई प्रोडक्ट आइटम है कि नहीं है, तो उसने बोला फॉल्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलता ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ गई, क्योंकि वो वेरिएबल की तरह ही मान लो उसको फिलहाल। एक्चुअल में वो वेरिएबल से अलग काम करता है थोड़ा सा, लेकिन एज ऑफ नाउ उसको वेरिएबल ही मान लेते हैं। अब क्या करना है मुझे, इन दोनों में से ना कोई एक ही चीज रेंडर होनी चाहिए। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। तो अगर इज एड टू कार्ट इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्ट में या जेएस में जो भी नोड के प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, हम वहां पे हर जगह पे ट्रिपल इक्वल टू यूज करेंगे। नहीं करेंगे तो नीचे वार्निंग भी आएगी, और ट्रिपल इक्वल टू से क्या होता है, जो चेकिंग होती है दोनों की वो डेटा टाइप के साथ होती है, डेटा टाइप कन्वर्जन नहीं होता वहां पे, इसलिए हमेशा ट्रिपल इक्वल टू ही यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ट्रू के केस में क्या करना है और फॉल्स के केस में क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल दिया ट्रू और लिखा फॉल्स। यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता हूं ना,
तो इज कार्ट मतलब ये जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे ट्रू रेंडर होगा या फॉल्स रेंडर होगा। देखो अभी ट्रू रेंडर हो रहा है, अगर मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू बोल दूं फॉल्स, तो फॉल्स रेंडर होगा। ठीक है, इसी चीज को हम और आगे ले जा सकते हैं JSX के साथ। ट्रू के केस में एक JSX और फॉल्स के केस में कोई और JSX। ठीक है, इज एडेड टू कार्ट ट्रू है तो एड टू कार्ट ये गलत हो गया। ठीक है, नॉट इक्वल टू ट्रू वाला कंडीशन चाहिए। अगर कार्ट में नहीं है तो एड टू कार्ट दिखाओ, वरना तो चेकआउट वाला दिखाओ। अभी एड टू कार्ट दिख रहा है, चेकआउट वाला नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन जो लगा दी और टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लिया, तो उसके हिसाब से दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी। अब हमें क्या करना है, एड टू कार्ट की ऑन क्लिक पे क्या कर देना है, इसको ट्रू से फॉल्स बना देना है, मतलब फॉल्स से ट्रू बना देना है। ऑन क्लिक रखने के लिए प्रॉप्स होता है ऑन क्लिक। ठीक है, जिसका यही सिंटेक्स होता है, मतलब यही नाम होता है ऑन सी कैपिटल, मतलब केमल केस में ही आता है पूरा, इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस। ठीक है, कर्ली ब्रेसिस के सामने मतलब यहाँ पे वैल्यू में क्या आएगा, कोई भी फंक्शन आएगा। तो मैं ऊपर फंक्शन बना देता हूं ऑन कार्ट क्लिक। ठीक है, इसके सामने ऐसे असाइन करना होता है। ऑन क्लिक पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर हम ये जो दूसरा हमें मिला था यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे, सेट स्टेट। स्टेट सेट करने का वेरिएबल है ये। इसको खोलेंगे और इसको क्या दे देंगे अंदर, वैल्यू, न्यू वैल्यू। तो न्यू वैल्यू बोल दूंगा मैं ट्रू। जैसे ही इस वाले बटन पे क्लिक हो, इसकी वैल्यू बदल के ट्रू कर दो। ठीक है, अभी मैं करता हूं एड टू कार्ट पे क्लिक और यहां पे आ गया चेकआउट। ओके, फिर से इसको रिफ्रेश करता हूं, एड टू कार्ट पे क्लिक किया तो अब चेकआउट आ गया, और जो मेरा वेरिएबल फॉल्स था ना, वो अभी क्या दिखने लगा, ट्रू दिखने लगा। अब रिएक्ट में क्या होता है, ठीक है, जब भी हम स्टेट का यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू बदलने पे ना ये पूरी चीज फिर से रेंडर होती है। पूरा अपना डॉक्यूमेंट जो भी कंपोनेंट है जिसके अंदर स्टेट बदला हुआ है वो पूरा फिर से रेंडर होगा। इसीलिए चीजें डायनामिक बन जाती हैं और हमें कोई भी आईडी वगैरह का यूज करके टारगेट नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ डेटा बदलना होता है और डेटा के ऊपर से यूआई हमेशा बनता रहता है, बनता रहता है। तो ये डेटा है जिसको स्टेट कहते हैं। स्टेट में पहले फॉल्स वैल्यू थी, तो फॉल्स वैल्यू के हिसाब से पूरा JSX बना। ठीक है, फिर वो JSX, ये जो JSX बन जाता है उसी को कहते हैं वर्चुअल डॉम। आपने रिएक्ट के बारे में सुन रखा होगा वर्चुअल डॉम। तो JSX बन के जो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ना, वो होता है वर्चुअल डॉम। तो एक बार ये वर्चुअल डॉम बन जाता है इसकी वैल्यू पे, फिर जब भी ये दूसरा वाला फंक्शन सेट स्टेट वाला फंक्शन कॉल होता है तो ये पूरा फंक्शन ना फिर से एग्जीक्यूट होता है, यहां से लेके यहां तक ये रिकर्सिवली एग्जीक्यूट होता रहता है। तो इसको फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, तो इस बार ना इसकी वैल्यू जो यहाँ पे हमने डाली हो वो बन जाएगी। ठीक है, पहली बार ये जब फर्स्ट रेंडर हुआ था तो डिफॉल्ट वैल्यू यहां से लेगा, दूसरी बार जो भी सेट हुई होगी वैल्यू वहां से वैल्यू लेगा। तो दूसरी बार जब इसकी वैल्यू बनेगी तो वैल्यू ट्रू बनेगी। ठीक है, इस पे क्लिक करता हूं तो वैल्यू ट्रू बनती है, और जब इसकी वैल्यू ट्रू बनेगी तो वो ट्रू के हिसाब से पूरा रेंडरिंग करेगा। जब ये ट्रू के हिसाब से रेंडरिंग किया तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना है। पूरा कोड फिर से लिखा, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट फिर से बना और फिर से रेंडर हो गया। ये है स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, ओके। अभी देखो चेकआउट का बटन है, तो चेकआउट के बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए, चेकआउट के बटन के क्लिक पे हम वो ऑर्डर मतलब चेकआउट वाले पेज पे जाने चाहिए जहां पे हमसे एड्रेस लिया जाएगा, नेम लिया जाएगा, ये सब चीजें इनपुट में ली जाएंगी, उस स्टेट पे जाना चाहिए हमें। और अभी हमारा कौन सा कंपोनेंट दिख रहा है, प्रोडक्ट आइटम वाला कंपोनेंट दिख रहा है, कहां पे, ऐप के अंदर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी चेकआउट पे क्लिक हो ना तो ये पूरा कंपोनेंट नहीं दिखना चाहिए, इसकी जगह कोई और कंपोनेंट दिखना चाहिए। फाइनली ये बात बन जाती है। ठीक है, तो दूसरा कंपोनेंट बना लेते हैं चेकआउट वाला। इस बार क्या करूंगा, मैं एक फोल्डर बनाऊंगा और फोल्डर के अंदर अपना कंपोनेंट बनाऊंगा।
चेकआउट पेज डॉट JSX। ठीक है, ये ना एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी नहीं एक्सटेंशन है, रिएक्ट, ये रिएक्ट प्लस रिडक्स, ये सब इसकी स्निपेट्स हैं। स्निपेट से क्या होता है, ये रहा। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे RFC और टैब दबा दूंगा ना, तो मेरा कंपोनेंट बन जाएगा। जो पेज का नाम है, जो फाइल का नाम है, उसी फाइल से कंपोनेंट बन जाएगा, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है, फिर RFC का यूज करते रहना है। चलिए, RFC बन गया। चेकआउट पेज, हमने चेकआउट पेज का कंपोनेंट बनाया। इसके अंदर क्या क्या रखेंगे हम, तो भाई चेकआउट के पेज पे क्या होता है, तो एक तो डिलीवरी वाली चीज होती है, भाई कहाँ डिलीवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एड्रेस का सेक्शन आएगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा सेक्शन आना चाहिए, तो दूसरा आना चाहिए यहाँ पे प्राइसिंग। ठीक है, जहां पे लिखता है ना कि इतनी प्राइस है और इतना फाइनल टोटल होगा, टोटल बोलते हैं इसको, बराबर, टोटल। फिलहाल ये दो सेक्शन रख देते हैं। एड्रेस में यूजर से इनपुट लेंगे एड्रेस, टोटल में हम टोटल प्राइस जो होती है वो दिखाएंगे। तो एड्रेस का जो है उसके लिए कंपोनेंट बना देते हैं, एड्रेस डॉट JSX। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस आएगा और दूसरा कंपोनेंट बनेगा हमारा टोटल, और ये दोनों कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएंगे इंपोर्ट। चलो, ये चेकआउट पेज हम कहाँ पे रेंडर कर सकते हैं, ऐप के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने चेकआउट पेज रेंडर किया, अभी नीचे आ रहा है इसके, क्योंकि दोनों कंपोनेंट दिख रहे हैं। तो फाइनली हमें कंडीशन क्या रखनी होगी, दोनों में से एक दिखे। ठीक है, और जब भी दोनों में से एक दिखने वाली बात है, स्टेट बीच में आएगा। अगर डायनामिकली दिखाना है, अगर स्टेटिक दिखाना है दोनों में से एक, तो हमेशा एक ही दिखता रहेगा। ठीक है, अगर स्टेट नहीं है तो दोनों में से हमेशा एक ही दिखेगा। वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है तो डायनामिक चीजें होंगी ही नहीं। एक स्टेट बना देते हैं यहाँ पे, इस चेकआउट पेज एंड सेट चेकआउट पेज इक्वल टू, अरे यार, यूज स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे सेम करेंगे अपना वाला, वही इस चेकआउट पेज है तो चेकआउट पेज दिखाओ, वरना प्रोडक्ट पेज दिखाओ। ओके, अभी एड टू कार्ट पे चेकआउट का बटन आएगा। चेकआउट के बटन के क्लिक पे ये वाला जो वेरिएबल है वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो ये जो वेरिएबल है या ये जो स्टेट है, ये किसका पार्ट है, ऐप का पर्सनल पार्ट है। ठीक है, ऐप का प्राइवेट मेंबर है, ऐप का लोकल वेरिएबल है। और हमारे पास ऑन क्लिक कहां मिलेगी, यहां पे। ठीक है, ऑन क्लिक का पहले कैसे रखा था हमने, ऊपर फंक्शन बना के रखा था, हम इसको सीधा सीधा इनलाइन भी बना के रख सकते हैं, एरो फंक्शन। ठीक है, इस तरह से एरो फंक्शन लिखेंगे, इनलाइन फंक्शन एग्जीक्यूशन चलेगा, ये भी कर सकते हैं। एड टू कार्ट किया, चेकआउट पे क्लिक करते हैं। अभी चेंज पेज का कंसोल लगा, लेकिन पेज चेंज करने के लिए क्या चीज चाहिए हमें, सेट चेकआउट पेज वाला फंक्शन चाहिए, या तो समहाउ इस फंक्शन को ट्रिगर करने का ऑप्शन चाहिए हमें, तभी हम इसकी वैल्यू बदल पाएंगे, वरना इसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी। ठीक है, ये कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रॉप्स का। तो जब फंक्शन होते हैं ना, तो फंक्शन के अंदर हमें वैल्यू पास करनी होती है। ऐसा हो कि किसी पेरेंट फंक्शन के पास कोई वैल्यू है, वो चिल्ड्रन को देना है उसको, तो वो क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स में पास करते हैं हम। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको पास करना होता है प्रॉप्स। हम दूसरे कंपोनेंट्स को प्रॉप्स पास करते हैं ना, जैसे ये ऑन क्लिक हो गया, किसको पास किया हमने, बटन वाले कंपोनेंट को। और स्टाइल वाला प्रॉप पास करते हैं बटन वाले, मतलब किसी भी कंपोनेंट को पास कर सकते हैं वो। तो वैसे ही ये हमारा कस्टम बनाया हुआ कंपोनेंट है, उसको हम कस्टम प्रॉप्स पास कर सकते हैं। और जो भी प्रॉप्स कंपोनेंट को पास हुए हैं ना, वो यहां पे मिलेंगे। फंक्शन का पहला आर्ग्यूमेंट प्रॉप्स होता है, जो भी कंपोनेंट होता है, और इसी आर्ग्यूमेंट के अंदर सारे प्रॉप्स आएंगे। फिलहाल मैं इसको लगा देता हूं कंसोल लॉग
ठीक है, प्रोडक्ट आइटम का कंसोल लॉग लगाया मैंने, प्रॉप्स में आ रहा है फिलहाल एम्प्टी ऑब्जेक्ट। इसको प्रॉप्स में कुछ भी अगर देना हो हमें, तो यहां पे कोई भी प्रॉप्स लिख दो, ठीक है, a इक्वल टू बी, सेव कर दो, ये आ गया, ठीक है। कुछ भी प्रॉप्स का नाम देके कुछ भी लिख सकते हैं, की इक्वल टू वैल्यू, की वैल्यू पेयर जाएगा यहाँ पे। तो क्या लिखूंगा मैं एक प्रॉप इसको कि भाई ऑन चेकआउट क्लिक इक्वल टू फंक्शन, ठीक है ना। हम कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, मैंने a इक्वल टू स्ट्रिंग पास किया, बुलियन पास कर सकता हूं, वैसे ही किसी भी नाम को मैं फंक्शन पास कर सकता हूं, नॉर्मली कॉल बैक, ठीक है। और जब भी वो कॉल बैक कॉल होना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग नाउ चेंज स्टेट, ओके। अभी देखो हमें प्रॉप्स में क्या मिल रहा है, ऑन चेकआउट क्लिक मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है, प्रोडक्ट आइटम के अंदर, ये जो प्रॉप्स नाम का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, ठीक है। तो जब भी हमारा, कहां पे है ये, हाँ ये वाला जब क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, प्रॉप्स डॉट ऑन चेकआउट क्लिक, इसको कर देंगे क्लिक, मतलब इसको कॉल कर देंगे, कॉल कर देंगे तो ये कॉल होगा, एड टू कार्ट किया, चेकआउट क्लिक कॉल किया, चेंज पेज वो तो अंदर का है, नाउ चेंज द स्टेट, ठीक है। चेंज पेज को मैं यहाँ पे कंसोल हटा देता हूं, यहां तक अपना कोड आ गया, यहां पे सीधा सीधा यही कर देना है, भाई इक्वल टू ट्रू, एड टू कार्ट कर दिया, चेकआउट पे गए, चेकआउट पेज आ गया, ठीक है। ये हमने क्या किया, प्रॉप्स पास किया चाइल्ड कंपोनेंट को, ओके। ये हमारा ऐप कंपोनेंट मेन कंपोनेंट है, उसके अंदर एक स्टेट है, ठीक है। अब आपको स्टेट कहां रखना है ना, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज को कंडीशनली रेंडर करने वाले हो। हमें पूरा पेज बदलना था, तो हमने क्या किया, ऐप के अंदर कंडीशन लगाई, यहां पे हमें छोटा सा पार्ट बदलना था, ठीक है, जो कि कहां है, इस वाले कंपोनेंट के अंदर है, तो स्टेट यहां आया। जिस कंपोनेंट के अंदर कंडीशनली पार्ट बदलेंगे उस कंपोनेंट के अंदर स्टेट जाएगा, ओके। तो अभी आप लोगों ने जो प्रोडक्ट का आइटम बनाया है उसमें एक एड टू कार्ट का बटन डालना है, एड टू कार्ट के बटन पे वो चेकआउट का बटन बन जाना चाहिए, और चेकआउट के क्लिक पे क्या होना चाहिए, पेज बदल जाना चाहिए। चलो तो फिलहाल ना स्टेट तक रखते हैं चीजों को, और आगे हम देखेंगे कि भाई जो हमारा चेकआउट का पेज है वहां पे क्या लेंगे, हम एक फॉर्म लेंगे पूरा, फॉर्म में वैल्यू कैसे लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद चेकआउट करेंगे तो उन वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे हम, तो इतनी चीजें देखेंगे बाद में। फिलहाल हम यहीं पे रख के आपको ये प्रैक्टिस करनी है फिलहाल, स्टेट वाली, ठीक है।